जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आज हम भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, मास्टर कैडर हिंदी और ईटीटी कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। पहला क्वेश्चन देखो, सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, भाषा विज्ञान की दृष्टि में पर्यटन लाघव का अर्थ क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है शीघ्र बोलना, बी विकल्प में है कम समय में अधिक बोलना, सी विकल्प में है बोलने की मितव्ययिता, डी विकल्प में है उच्चारण की सुविधा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? जो विद्यार्थी 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि भाषा विज्ञान की दृष्टि में जो पर्यटन लाघव का अर्थ उच्चारण की सुविधा से लिया जाता है। और इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको मुख सुख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है, यानी किसका उदाहरण है। ए विकल्प में है व्यंजन विपर्यय का, बी विकल्प में है व्यंजनागम का, सी विकल्प में है व्यंजन लोप का और डी विकल्प में है स्वर व्यंजनागम का। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास जो उदाहरण है वह व्यंजन विपर्यय का है। विपर्यय के बारे में आपको बता देता हूं कि विपर्यय किसी शब्द के स्वर, कोमा, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। इसके कई भेद हैं, जैसे कि स्वर विपर्यय, व्यंजन विपर्यय तथा अक्षर विपर्यय। वाराणसी का बनारस रूप जो है वह व्यंजन विपर्यय विकास का उदाहरण है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, ये जो क्वेश्चन है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। टकसाली भाषा कहते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या फिर कृत्रिम भाषा को। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 3 नंबर जो क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि टकसाली भाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी विकल्प बिल्कुल सही था और ये जो क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है सरलता से क्लिष्टता की ओर, बी विकल्प में है जटिलता से सरलता की ओर, सी विकल्प में है
भावों से विचारों की ओर। डी विकल्प में है विचारों से भावों की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे भाषा की प्रमुख प्रकृति। क्या पूछा जा रहा है? भाषा की प्रमुख प्रकृति। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि जो भाषा है वह पहले जटिलता से सरलता की ओर चलती है। यानी कि कोई भी भाषा है उसकी जो प्रकृति है पहले जटिल होती है, उसके बाद वह सरल होती जाती है। यानी कि जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं पहले वह हमें जटिल लगती है, उसके बाद वह सरल होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। न्यायालयी जो भाषा में शब्द और उसके अर्थ में डैश रहती है। न्यायालयी जो भाषा है उसमें शब्द और उसके अर्थ में डैश रहती है। निश्चितता, अनिश्चितता, कुशलता या फिर कोमलता। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में डैश रहती है। क्या उत्तर सही होना चाहिए? जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि न्यायालयी भाषा में निश्चितता रहती है। न्यायालयी जो भाषा होती है उसके शब्द और अर्थ में निश्चितता रहती है ताकि किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन में से क्या पूछा जा रहा है? कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। द्रोह, सरल, भावपूर्ण या सरस। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि कोई भी बोली या भाषा जो है मानकता प्राप्त करने के बाद वह सरल हो जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। एकाक्षरी भाषा परिवार कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है रोमिटिक हेमेटिक भाषा परिवार। बी विकल्प में है चीनी भाषा परिवार। सी विकल्प में है कॉकेशियन भाषा परिवार। डी विकल्प में है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि एकाक्षरी भाषा परिवार चीनी भाषा परिवार कहलाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर भाषा परिवार की भाषा कहा जाता है। यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत एवं ब्रह्मा है। भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा जो है चीनी मानी जाती हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें कि चीनी भाषा परिवार जो है एकाक्षरी भाषा परिवार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली शब्दावली जो है पारिभाषिक शब्दावली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है?
4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। छात्रों के लिए, जन साधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए या बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 9 नंबर क्वेश्चन जो केवीएस में पूछा जा चुका है 2014 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए परिभाषित शब्दावली के लिए होती है, यानी कि जो परिभाषित शब्दावली है ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केवीएस 2014 में पूछा जा चुका है। भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार या समाज। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? ए विकल्प में है अलंकारिक शैली, बी विकल्प में है वस्तुनिष्ठ शैली, सी विकल्प में समाज शैली, डी विकल्प में है लाक्षणिक शैली। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि वस्तुनिष्ठ शैली को वैज्ञानिक शैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है फारसी, बी विकल्प में है अंग्रेजी, सी विकल्प में है संस्कृत, डी विकल्प में है उर्दू। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अंग्रेजी भाषा का ये अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में अभिधात्मक, बी विकल्प में लक्षणा से युक्त, सी विकल्प में व्यंजनात्मक और डी विकल्प में अभिधा लक्षणा मिश्रित। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और बताना है कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी ए विकल्प बिल्कुल ठीक है, यानी कार्यालयों की जो भाषा है अभिधात्मक होनी चाहिए। यानी कि कार्यालय की भाषा में हम कह सकते हैं ये जो भाषा में यानी हिंदी की जो भाषा है कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली अत्यंत सरल होनी चाहिए, तथ्यों का सीधा होना चाहिए, इसमें स्पष्ट कथन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है सुनीति कुमार चटर्जी, बी विकल्प में है धीरेन्द्र वर्मा, सी विकल्प में भोलानाथ तिवारी और डी विकल्प में जयशंकर प्रसाद। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि जयशंकर जो प्रसाद हैं वह भाषा वैज्ञानिक नहीं है। बाकी इसके साथ सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी जो हैं एक भाषा वैज्ञानिक कहलाते हैं। जयशंकर जो प्रसाद हैं वह एक कवि और नाटककार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी।
राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है बाल गंगाधर तिलक, बी विकल्प में है मुंशी अयगर, सी विकल्प में है बाल गंगाधर खैर, डी विकल्प में काका कलेलकर। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर थे। राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत हुआ था। सभी विद्यार्थी याद कर लें, 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बाल गंगाधर खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है शब्द, बी विकल्प में है पद, सी विकल्प में है ध्वनि, डी विकल्प में है वाक्य। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक जो इकाई है वह शब्द है, यानी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। ए विकल्प में है ध्वनि, बी विकल्प में है शब्द, सी विकल्प में है वर्ण और डी विकल्प में है वाक्य। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई। जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखो। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ए विकल्प में है वैदिक संस्कृत से, बी विकल्प में लौकिक संस्कृत से, सी विकल्प में सौर सैनी अपभ्रंश से, डी विकल्प में प्राकृतक से। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी सौर सैनी अपभ्रंश से। आपको बता देना चाहता हूं, डॉक्टर नंगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौर सैनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है संस्कृत निष्ठ हिंदी, बी विकल्प में है हिंदुस्तानी, सी विकल्प में है दक्षिणी, डी विकल्प में मनसवी। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मसनवी शैली को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मनसवी शैली हिंदी की शैली नहीं है, यह प्रेम मार्गी काव्यों की रचना के लिए प्रयुक्त हुई जो फारसी की शैली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इसमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। ए विकल्प में है भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है या भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। सही विकल्प का चयन करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी भाषा जो है पैतृक संपत्ति होती है, ये जो विकल्प है बिल्कुल गलत है, यानी कि भाषा जो है पैतृक संपत्ति
नहीं होती है। यह एक सामाजिक संपत्ति मानी जाती है और ये समाज में रहकर ही सीखी जाती है। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या उपभाषा। 1 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। बिल्कुल सही। जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी उसे बोली कहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं और उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत बोलियां आती है, यानी कि उपभाषा के अंतर्गत बोलियां शामिल की जाती है। 1 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था सी विकल्प, यानी कि बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में मारवाड़ी, बी विकल्प में बुंदेली, सी विकल्प में मेवाती और डी विकल्प में है मालवी। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें से जो राजस्थान की बोली नहीं है वह है बुंदेली। बुंदेली राजस्थान की भाषा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत मेवाती तथा दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत मालवी बोली आती है। बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड अंचल में बोली जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसीदास, जायसी, विद्यापति या नंददास। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी मैथिली के लोकप्रिय जो कवि हैं विद्यापति को माना जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 3 नंबर क्वेश्चन का सी विकल्प बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? अंगिका किस राज्य की बोली है? 4 विकल्प दिए गए हैं, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? अंगिका किस राज्य की बोली है? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अंगिका जो है बिहार राज्य की बोली है। यह नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है, यानी अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। सभी विद्यार्थी याद कर लें, अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सही है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। मगही किस प्रदेश की बोली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है और टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या छत्तीसगढ़। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मगही जो है बिहार राज्य की बोली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कनौजी। 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे।
ग्वालियर की बोली कौन सी है? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी बुंदेली ग्वालियर की बोली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। झांसी, जालौर और हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ए विकल्प में है बुंदेली, बी विकल्प में है कन्नौजी, सी विकल्प में ब्रजभाषा और डी विकल्प में मालवी। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बुंदेली जो भाषा है या बोली है जो झांसी, जालौर, हमीरपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। टीजीटी परीक्षा 2003 और पीजीटी परीक्षा 2003 में ये पूछा जा चुका है। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में ब्रजभाषा, बी विकल्प में खड़ी बोली, सी विकल्प में है बुंदेली, डी विकल्प में बांगरू। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख जो बोली है ब्रजभाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्राकृतक या अपभ्रंश से हुआ है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है मागधी, बी विकल्प में है पिशाची, सी विकल्प में है शौरसैनी, डी विकल्प में अर्धमागधी। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? 9 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2016 में ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, टीजीटी परीक्षा में। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी शौरसैनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा का जन्म हुआ है, यानी ब्रजभाषा जो है शौरसैनी अपभ्रंश से संबंधित मानी जाती है, या इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? आगरा किस बोली का क्षेत्र है? यहाँ पर का कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है अवधी, बी विकल्प में खड़ी बोली, सी विकल्प में ब्रजभाषा, डी विकल्प में छत्तीसगढ़ी। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। आगरा किस बोली का क्षेत्र है, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, ब्रजभाषा का कौन सा क्षेत्र नहीं है? नहीं है बताना है, यानी कि 3 विकल्प सही है, एक विकल्प गलत है, उसका चुनाव करना है, यानी जहां पर ब्रजभाषा नहीं बोली जाती। ब्रजभाषा का कौन सा क्षेत्र नहीं है? ए विकल्प में धौलपुर, बी विकल्प में सरगुजा, सी विकल्प में मथुरा, डी विकल्प में आगरा। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी सरगुजा में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती। धौलपुर, मथुरा और आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? खसखुरा या गुरखाली भाषा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है नेपाल की राजभाषा, बी विकल्प में गढ़वाल की लोक भाषा, सी विकल्प में कुमायूं की साहित्यिक भाषा, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। यार ये क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय
में पूछा जा चुका है, यानी केवीएस में पूछा जा चुका है, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में भी पूछा जा चुका है पीजीटी परीक्षा 2015 में। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नेपाल की राजभाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, उकार बहुला बोली मानी जाती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है अवधी, बी विकल्प में भोजपुरी, सी विकल्प में बघेली, डी विकल्प में छत्तीसगढ़ी। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अवधी भाषा जो है या अवधी बोली जो है वह उकार बहुला मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में ब्रजभाषा, बी विकल्प में अवधी, सी विकल्प में राजस्थानी, डी विकल्प में खड़ी बोली। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ब्रजभाषा, यानी कि ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से माना जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर ले। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की, और इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, ध्रुपद गायन का जो संबंध है ब्रजभाषा से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है 17, बी विकल्प में 25, सी विकल्प में 22, डी विकल्प में है 9। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियां आती है। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कुछ पुस्तकों में आपको हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां मिलेगी। अगर यहाँ पर विकल्प में 18 होता तो आपने 18 सही करना था। अगर 18 नहीं है तो 17 आंसर सही आता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, अगर दोनों इकट्ठे आ जाए 17 18 दोनों विकल्प में हो तो आपने 18 को सही करना है, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 18 बोलियां मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देंगे सभी विद्यार्थी। सही युगम चुनिए। ए विकल्प में है पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कोरवी जिसको कहते हैं। बी विकल्प में है बिहारी, मारवाड़ी। सी विकल्प में है पूर्वी हिंदी, गढ़वाली। डी विकल्प में पहाड़ी हिंदी, बघेली। सही युगम का चुनाव करना है। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी पश्चिमी बोली के अंतर्गत खड़ी बोली शामिल होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पश्चिमी हिंदी यानी के अंदर 5 बोलियां शामिल की जाती हैं, जो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही तथा मैथिली आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल की जाती है। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मैं आपको बता देता चाहता हूँ कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली बोली शामिल की जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें कि ए विकल्प बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ए विकल्प में है अवधी, बी विकल्प में छत्तीसगढ़ी, सी विकल्प में भोजपुरी, डी विकल्प में बघेली।
17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि भोजपुरी जो भाषा है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं मानी जाती, यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में 3, बी विकल्प में 5, सी विकल्प में 4 और डी विकल्प में 2। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है। कौन कौन सी है? खड़ी बोली जिसको कोरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहा जाता है, बुंदेली तथा कनौजी इसमें शामिल की जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां शामिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में आता है। निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं दिया गया है आपको, आपने सीधा सीधा इसको सुमेल करना है कि कौन सी बोली किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो सभी विद्यार्थी बहुत ही ध्यान से 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना है। सभी विद्यार्थी मिला लेंगे, सुमेलित किए रहेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, अवधी जो भाषा है वह इलाहाबाद क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वह मथुरा माना जाता है, यानी मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। भोजपुरी जो बोली है वह बनारस क्षेत्र में बोली जाती है और मैथिली का जो क्षेत्र है वह मुंगेर माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, इस प्रकार से मैच की जिसने किया है उसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ए विकल्प में मागधी अपभ्रंश से, बी विकल्प में अर्ध मागधी अपभ्रंश से, सी विकल्प में सौर सैनी अपभ्रंश से, डी विकल्प में है पेशाची अपभ्रंश से। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। जो विद्यार्थी 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी चुन रहे हैं, यानी सी विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है। यानी पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषाओं का विकास हुआ है। इसके साथ ही पेशाची से मैं आपको बता देता हूँ कि पेशाची से लहंदा और पंजाबी का विकास हुआ है। ब्राचड़ सिंध से यानी ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। महाराष्ट्र से मराठी का, मागधी से बिहारी, उड़िया, असमिया का, अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम क्या है? दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली या अवधी, क्या सही उत्तर होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी दिल्ली व मेरठ के आसपास की जो बोली है उसको खड़ी बोली कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे।
ए विकल्प में है उड़िया, बी विकल्प में मराठी, सी विकल्प में असमिया, डी विकल्प में है बंगला। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मराठी भाषा है वह महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की भाषा मानी जाती है। यह पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं मानी जाती। यानी कि जो उड़िया है, असमिया है, बंगला है, यह पूर्वी समुदाय की भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि अपभ्रंश का इस रूप विद्यमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। बहुत ही ध्यान से चुनना है। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? आप सभी को पता ही है कि सबसे पहले संस्कृत थी, तो डी विकल्प तो कट ही जाता है। लास्ट में खड़ी बोली आती है, यहाँ पर खड़ी बोली है नहीं, इसलिए सी विकल्प ही कट जाता है। ए और बी में से बताओ क्या उत्तर सही होना चाहिए? जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो हुआ है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतक, प्राकृतक से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शौर सैनी, शौर सैनी से पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का विकास हुआ है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि हिंदी जो भाषा है इसके अंदर किस भाषा के शब्द सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ए विकल्प में संस्कृत, बी विकल्प में फारसी, सी विकल्प में अंग्रेजी, डी विकल्प में उर्दू। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी संस्कृत के शब्द सबसे ज़्यादा हिंदी में आए हैं, यानी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है सामी, हामी, बी विकल्प में है भारोपीय, सी विकल्प में है काकेसी, डी विकल्प में है पापुई। 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि हिंदी भाषा जो है भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। पाली किस धर्म की भाषा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। पाली किस धर्म की भाषा है? पाली बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। यानी सी विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृतिक भी कहते हैं। यह जो भाषा है बौद्ध धर्म की भाषा है। इस भाषा में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जन साधारण को उपदेश दिए थे। सिहल या श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें,
27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या छोटा नागपुर। 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी मुंडा भाषा परिवार का जो क्षेत्र है छोटा नागपुर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4 या 5? क्या उत्तर सही होना चाहिए? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो सभी विद्यार्थी सही उत्तर का चयन करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी जाती है। कौन कौन सी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन। पोवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पोवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ए विकल्प में है ब्रजभाषा, बी विकल्प में खड़ी बोली, सी विकल्प में बुंदेली, डी विकल्प में अवधी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी पोवारी इनमें से बुंदेली से संबंधित मानी जाती है, यानी बुंदेली भाषा से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है पूर्वी हिंदी, बी विकल्प में है पश्चिमी हिंदी, सी विकल्प में है राजस्थानी हिंदी, डी विकल्प में पहाड़ी हिंदी। 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि पूर्वी हिंदी में ने का प्रयोग नहीं होता है, यानी कर्ता के साथ ने का प्रयोग पूर्वी हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? ए विकल्प में ब्रजभाषा, बी विकल्प में है अवधी, सी विकल्प में है बुंदेली, डी विकल्प में है खड़ी बोली। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अवधी भाषा में कर्ता का जो कारक चिन्ह है ने वह प्रयोग नहीं होता है अवधि में, और अवधि जो भाषा है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ब्रजभाषा, अवधी, बांगरू या खड़ी बोली में, यानी कि हम का प्रयोग मैं के रूप में करते हैं, वह भाषा कौन सी है? 33 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अवधी भाषा में हम का प्रयोग मैं के रूप में करते हैं, यानी एक वचन मैं के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन। गयल, बयल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में भोजपुरी, भूतकालिक, बी विकल्प में है अवधि, वर्तमान कालिक,
सी विकल्प में है ब्रजभाषा भूतकालिक, डी विकल्प में है बुंदेली भविष्यकालिक। 34 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी ये भोजपुरी भूतकालिक क्रिया के उदाहरण है। यानी गयल भयल आदि जो हैं यह भोजपुरी भूतकालीन क्रियाएं मानी जाती हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 34 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ए विकल्प। 1 नंबर क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ए विकल्प में है महाराष्ट्र, बी विकल्प में उत्तर प्रदेश, सी विकल्प में है राजस्थान, डी विकल्प में गुजरात। 1 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत अच्छे। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? ए विकल्प में है सामी आर्मेयिक लिपि, बी विकल्प में ब्राह्मी लिपि, सी विकल्प में खरोष्टी लिपि, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है खरोष्टी, बी विकल्प में है ब्राह्मी, सी विकल्प में है नागरी, डी विकल्प है मसनवी। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हिंदी जो है नागरी लिपि में लिखी जाती है और नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है अनुच्छेद 343, बी विकल्प में है अनुच्छेद 344, सी विकल्प में है अनुच्छेद 345, डी विकल्प में अनुच्छेद 346। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या ठीक होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। ए विकल्प में है संघ की राजभाषा, बी विकल्प में है उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी विकल्प में है पत्राचार की भाषा, डी विकल्प में हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर ठीक होना चाहिए? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है?
5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है जयभट्ट, बी विकल्प में अशोक, सी विकल्प में चंद्रगुप्त, डी विकल्प में हर्षवर्धन। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। राजा जयभट्ट के शिलालेखों में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है और राजा जयभट्ट जो है गुजरात राज्य के राजा माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है कुटिल लिपि, बी विकल्प में है गुरमुखी लिपि, सी विकल्प में है नेपाली लिपि, डी विकल्प में उपयुक्त सभी से। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, यानी कि प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ए विकल्प जो विद्यार्थी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कुटिल लिपि से प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। ए विकल्प में है वर्णात्मक, बी विकल्प में है अक्षरात्मक, सी विकल्प में है चित्रात्मक, डी विकल्प में है प्रतीकात्मक। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि देवनागरी लिपि जो है वह अक्षरात्मक लिपि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, बी विकल्प में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, सी विकल्प में है श्री वी गिरी ने, डी विकल्प में श्री वी दत्ती ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 और 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस बैठक के अध्यक्ष माने गए थे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बैठक है लखनऊ में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 ई में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बी विकल्प में है संपूर्णानंद, सी विकल्प में आचार्य नरेंद्र देव, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव जो थे वह देवनागरी लिपि सुधार समिति का अध्यक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है काका कलेलकर,
बी विकल्प में है श्रीनिवास दास, सी विकल्प में है भारतेंदु हरीशचंद्र, डी विकल्प में आचार्य नरेंद्र देव। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, काका कलेलकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? नीचे 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में महात्मा गांधी जी, बी विकल्प में काका कलेलकर, सी विकल्प में सुनीति कुमार चटर्जी, डी विकल्प में विनोबा भावे। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सुनीति कुमार चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है नरेंद्र देव, बी विकल्प में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सी विकल्प में है काका कलेलकर, डी विकल्प में विनोबा भावे। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? सही उत्तर का चयन करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है काका कलेलकर। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है काका कलेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। सन 1904 ई में किसने अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट तैयार किया था? ए विकल्प में है बाल गंगाधर खैर, बी विकल्प में है बाल गंगाधर तिलक, सी विकल्प में है श्याम सुंदर दास, डी विकल्प में उपयुक्त सभी ने। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का फॉन्ट तैयार किया, जिसे तिलक फॉन्ट नाम से जाना जाता है। इसलिए 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, सेवाग्राम लिपि का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए विकल्प में है महात्मा गांधी, बी विकल्प में राधा कृष्ण दास, सी विकल्प में है आचार्य विनोबा भावे, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। सेवाग्राम लिपि का संबंध किससे है? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, लोकनागरी लिपि का संबंध किससे है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में आचार्य विनोबा भावे, बी विकल्प में काका कलेलकर, सी विकल्प में नरेंद्र देव, डी विकल्प में राधा कृष्ण दास। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी लोक नागरी लिपि का संबंध आचार्य विनोबा भावे से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में किस नाम से पुकारा जाता है? ए विकल्प में है लोकनागरी, बी विकल्प में नंदी नागरी, सी विकल्प में कोमल नागरी, डी विकल्प में है उपयुक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 17 नंबर क्वेश्चन का? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस
कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? नीचे 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में सुनीति कुमार चटर्जी, बी विकल्प में अबुल कलाम आजाद, सी विकल्प में शरद चरण मित्तर, डी विकल्प में उपयुक्त सभी ने। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, यानी किस कांग्रेस अध्यक्ष ने? क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य के ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का वर्णन मिलता है? नीचे 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में 18 लिपियों का, बी विकल्प में 64 लिपियों का, सी विकल्प में है 55 लिपियों का, डी विकल्प में है 45 लिपियों का। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बौद्ध साहित्य के ग्रंथ ललित विस्तार में 64 लिपियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में गत्यात्मकता, बी विकल्प में कलात्मकता, सी विकल्प में लेखन और मुद्रण में एक रूपता, डी विकल्प में उपयुक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि देवनागरी लिपि की यह तीनों ही विशेषता मानी जाती है। गत्यात्मकता, कलात्मकता, लेखन और मुद्रण में एक रूपता, ये तीनों ही विशेषता देवनागरी लिपि की है। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में अवश्य आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।